आज हम एंजाइम्स करेंगे। एफएससी की बायो में जो एंजाइम की टर्म्स बताई गई हैं मेन उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम जो है उसकी स्टडी को बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। व्हाट आर एंजाइम्स? तो कोई भी सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता है किसी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए, उसको कैटेलाइज करवाने के लिए, उसको हम एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इसको इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा इनको बायो कैटलिस्ट भी बोला जाता है। इनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है और ये अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्टिव साइट क्या है। एंजाइम का वो वाला पार्ट जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है किसी रिएक्शन के अंदर, उसको हम एक्टिव साइट बोलेंगे। इसमें फ्यू अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये फ्यू अमाइनो एसिड से बना होता है। और कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये प्रोवाइड करता है फ्यू रिएक्शंस के लिए केमिकल एनर्जी और ये एक्ट कर रहा होता है एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। उसके बाद हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल्स में जितने भी इनऑर्गेनिक आयंस आते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, जितने भी इनऑर्गेनिक आयंस आते हैं वो कोफैक्टर में आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्टिवेटर्स क्या हैं। जब कोफैक्टर डिटैचेबल होगा ना, इम्पोर्टेंट टर्म है ये, जब कोफैक्टर डिटैचेबल होगा तो उसे हम एक्टिवेटर बोलेंगे। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट। और जब नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब कोफैक्टर डिटैचेबल होगा तो उसे हम एक्टिवेटर बोलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपने इसको भी ध्यान से देखना है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? जब कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा या मतलब स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। और जब कोफैक्टर लूजली बॉन्डेड होगा तो उसे हम कोएंजाइम बोलेंगे। जब वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे और जब वो लूजली बॉन्डेड होगा तो उसे हम कोएंजाइम बोलेंगे। कोएंजाइम क्लोजली रिलेट कर रहे होते हैं विटामिन से, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो विटामिन से ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अभी दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में भी एक छोटा सा डिफरेंस है। एपो एंजाइम वो वाले एंजाइम होंगे जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर नहीं होगा, जो विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर होंगे। और एपो एंजाइम जो हैं वो मोस्टली इनएक्टिव होंगे। और जो होलो एंजाइम है वो इनके उल्ट होंगे, उनके अंदर कोफैक्टर होगा और वो एक्टिव होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ जो एंजाइम्स हैं वो कौन सी जगह पर। उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो एंजाइम्स जो फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो सेलुलर रेस्पिरेशन करवा रहे होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे होते हैं वो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। इनको आपने याद रखना है। उसके बाद हम इनके करैक्टर में सबसे पहला जो है वो ये है कि ये अपने एक्शंस जो है उनमें स्पेसिफिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। माइनर पीएच या टेम्परेचर या सबस्ट्रेट इनमें से किसी भी में माइनर सा भी चेंज आए तो उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी हम देखें वो क्या चीज़ होती है? वो वाली एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होती है, उसको ये लोअर कर देते हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, हैव 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर शेप। पेप्सिन जो है वो डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हो तो ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से सेल को डैमेज कर देगा, ऑर्गेनेल्स को डैमेज कर देगा, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसकी इनएक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिनोजिन बोलते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। एंजाइम एक्ट ऑन सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट्स। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस सिंगल रिएक्शन नहीं होते, ये पाथवेज होते हैं। वर्क इन सीरीज मतलब जो एंजाइम्स हैं वो सीरीज में वर्क करते हैं, पाथवे और कैस्केड में। फीडबैक इनहिबिशन भी इनके अंदर होता है, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एज ए इनहिबिटर काम करता है, वो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है और फर्दर प्रोडक्ट्स नहीं बनने देता। एक्टिव साइट के दो रीजन होते हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू एंजाइम फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जो कैटालिटिक साइट है वो बाइंडिंग के बाद कैटलाइज करवाएगी रिएक्शन को और जो ट्रांसफर कर देगी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर। एक्टिव साइट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है मोस्टली,
और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं, और कोई भी एंजाइम है उसको एक्टिविटी के लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर होता है। उसके बाद अभी हम देखते हैं मॉडल्स। 2 मॉडल दिए गए थे, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है वो एमएल फिशर ने दिया था 1890 में। इसने बोला था कि एक्टिव साइट रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, फिक्स शेप होती है, यूज एज की टू ओपन लॉक, यूज्ड एज टेम्पलेट। और इंड्यूस फिट जो है वो इसके उल्ट था, उसने कॉशलैंड ने 1959 में दिया था, और इसने बोला था कि जो सबस्ट्रेट है वो फ्लेक्सिबल होती है, इंड्यूस करती है चेंजेस एंजाइम के अंदर, सबस्ट्रेट आर स्टिमुलस। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, लॉक एंड की मॉडल में जो सबस्ट्रेट है वो रिजिड होगी, और इंड्यूस फिट मॉडल में सबस्ट्रेट जो है वो फ्लेक्सिबल होगी। अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स। अभी हम देखेंगे एंजाइम्स के फैक्टर्स। एंजाइम्स के फैक्टर्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक ड्यू टू देयर स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाएगा, लेकिन वो किस कंडीशन में डबल होगा, जब हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो इज़ इन एक्सेस हो। उसके बाद हम देखेंगे अगर सारी की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएं तो उसके रिजल्ट में नो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज फिर नहीं होगा। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर की अब हम बात करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है एट विच एंजाइम्स वर्क बेस्ट। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी के ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो 37 डिग्री होगा, ऑप्टिमम फॉर ह्यूमन एंजाइम। उसके बाद हम देखते हैं अगर टेम्परेचर को एक्सट्रीमली हाई कर दिया जाएगा टेम्परेचर को, तो वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होगा एंजाइम का उसको डीनेचर कर देगा। अभी हम ऑप्टिमम पीएच देख लेते हैं। कुछ एंजाइम्स की एमसीक्यूज में आ सकती हैं। पेप्सिन की 2, सुक्रेज की 4.50, एंटीरोकाइनेज की 5.50, आर्जिनेज की 9.70, पेंक्रियाटिक लाइपेज की 9, स्लेवरी अमाइलेज की 6.8, कैटालेज की 7.6 एंड काइमोट्रिप्सिन की 7 to 8। अभी हम इनहिबिटर्स की बात कर लेते हैं। इनहिबिटर्स जो हैं वो स्टॉपर होते हैं, ब्लॉकर होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। केमिकल सब्सटेंस होते हैं, रिएक्ट बाइंड विद एंजाइम एंड ब्लॉक। एक्टिव साइट पर टेम्पोरेरीली भी अटैच हो सकते हैं और परमानेंट भी। इनहिबिटर्स की आगे से 2 टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को और फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो हैं, ये इनका वीक लिंकेज होता है और ये न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, कैन बी ब्रोकन। इसकी 2 टाइप्स हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और सिमिलर स्ट्रक्चर की वजह से ये जाकर अटैच हो जाते हैं। मोलैनिक एसिड फॉर सक्सिनिक एसिड, और इन दोनों में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फर्क। उसके बाद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो ये जो है ये अदर देन एक्टिव साइट किसी और जगह पे जाकर अटैच हो जाते हैं और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं। सो ये था हमारा एंजाइम वाला होल चैप्टर। फर्दर डिटेल के लिए मैं अलग से भी वीडियोस बनाऊंगी जिस पर हम इन जितने भी इसके मैकेनिज़्म और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे।